देखना, यहां तक बता दिया था कि आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर ये दिया है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर वीआईटी हो गया। ठीक है, कहना वीआईटी हमने मान लिया 1 किलोवाट घंटा बराबर वीआईटी है। तो यहां पर थोड़ा सा मतलब समझते हैं इसका, यहां पर थोड़ा सा ये मतलब समझते हैं जो यहां समझा रहे थे। या तो यहां लिख लो वोल्ट एम्पियर घंटा या 1 किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या क्या है ये, इसका थोड़ा मतलब समझते हैं। देखिए क्या दिया गया था, यहां दिया गया था 1 किलोवाट घंटा। तो हमने आपको ये जो लिखा था 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा, यही लिखा था कि नहीं लिखा था, पहले ये बताओ। यही लिखा था। और ये 1 किलोवाट घंटा जो था वो यहां पर लिखा था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर रहेगा 1 किलोवाट इंटू घंटा। किलोवाट को शक्ति में नापेंगे, शक्ति के बराबर वीआईटी इंटू टाइम, तो वीआईटी बराबर क्या कह दिया था 1 किलोवाट घंटा। तो यहां तक मतलब समझ में आया कि नहीं कि 1 किलोवाट बराबर वीआईटी हुआ। तो यहां पर आगे गए तो 1 किलोवाट या इसको यूं डिलीट ही कर दो, यहां इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं, बाद में लिख लेंगे। पहले पीछे आओ, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर वीआईटी समझे कि नहीं। तो अब 1 किलोवाट घंटा बराबर वीआईटी को अगले पेज पर ले जाएं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर वीआईटी, ये बात समझ गए। तो यहां से अगर हम 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा अलग अलग कर लें तो ये कितने के बराबर आएगा, वीआईटी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ। अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करें, किलो को वाट में बदल दें तो 1 किलो बराबर क्या आएगा, 1000 वाट आएगा कि नहीं आएगा। इंटू घंटा को अगर मिनट में बदलें तो 60, और फिर उसको सेकंड में बदलें तो 60 का। और तो यहां पर 60 गुणे 60 हम सेकंड लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ भैया। वीआईटी के बराबर लिख सकते कि नहीं, पहले हमें ये बात बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये क्या करेंगे, अगर हमको यहां पर बदलना है 1 किलोवाट घंटा को अगर सेकंड मिनट में बदलना है तो 60, फिर मिनट को फिर सेकंड में बदलना है तो 60, तो 2 बार 60 का गुणा करेंगे, 60 गुणे 60, यानी कि ये 1 घंटा किसमें बदल गया है, सेकंड में बदल गया। अब इसका अगर मान कोई हमसे पूछे तो ये आपका क्या हो गया, वाट सेकंड हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। तो अगर ये वाट सेकंड हुआ है तो 1000 गुणे ये 36, तो 6 का 6 में गुणा करो तो कितना आ गया 36, और इंटू 1 2 0 ये 1 2 3 0 ये 10 की पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताओ। 36 गुणे 10 की पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, वाट सेकंड। ये क्या आ गया, वाट सेकंड बराबर क्या आ गया, वीआईटी। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। यहां तक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। वाट सेकंड का ही मात्रक जो है वो क्या लिखता है, जूल। तो इसको हमने जूल लिख लिया और बराबर आ गया वीआईटी। वीआईटी बराबर रहने दिया। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए 36 में 10 का भाग दें और 10 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, तो 10 का अगर गुणा करेंगे तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, लेकिन 10 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 की पावर 6, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल बराबर किसके आएगा, वीआईटी के आएगा। ये आ पाया कि नहीं आ पाया, बताओ। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। यानी कि यहां तक जो मान आया वो आपका ये मान सीधा वाट सेकंड हमने जूल में लिख लिया, होता ही है, लिख का लिया, वीआईटी के बराबर है। इसमें 10 का गुणा 10 का भाग, तो 10 का भाग दिया 3.6, यहाँ एक पावर बढ़ गई 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल बराबर के आ गया वीआईटी। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ सर। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ, बताइए। ये बात समझ पाए कि नहीं। इसको ही क्या कहते हैं, तो एक लाइन लिख लेते हैं। यही जो वीआईटी है या इसका मान जो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल है, यही वीआईटी जो है वो एक यूनिट कहलाता है। शॉर्ट में हम इसको एक यूनिट कहते हैं, वास्तव में एक यूनिट नहीं है। इसका पूरा नाम अगर कोई पूछे तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको यूनिट कहते हैं। वीआईटी यूनिट है, उसका मान किसके बराबर रहता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बात समझ पाए कि नहीं।
बस इसका मान तुम्हें याद रखोगे। अब यहां पर अगर कह दे कोई, ये जो 1 किलोवाट घंटा था, इसको यहां पर हमने कहा था 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। तो अपने घर पर आपने देखा हो कि अपन ने 1 यूनिट बिजली जला ली, 2 यूनिट बिजली जला ली, 3 यूनिट बिजली जला ली। उस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट बिजली का मतलब यही यूनिट होता है, यही 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर शक्ति की आप ऊर्जा की खपत कर लेते हो तो आपका मीटर 1 यूनिट भाग जाएगा, ठीक है। और अगर 2 यूनिट भागा है या 3 यूनिट भागा है, यानी आपने 1 घंटे में कितनी शक्ति क्षय कर ली है 1 किलोवाट की जगह पर, अब दूसरे घंटे में फिर 2 किलोवाट, तीसरे घंटे में 3 किलोवाट। तो ये आपकी क्या कहलाती है, वो एक यूनिट मानते हैं अपन, जो मीटरों में चलता है कि 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली। तो उस 1 यूनिट का अगर मतलब पूछे कि 1 यूनिट का मतलब क्या है, तो कहोगे 1 घंटे में व्यय 1 किलोवाट ऊर्जा ही क्या कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। इसका मान जरूरी नहीं ये हो, इसका मान क्या दिया रहता है पेपर में, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो अगर कोई पूछे कि कोई व्यक्ति 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, 3.6 × 10⁻6 जूल, जिसको किलोवाट घंटा अलग कहते हैं, लेकिन अगर जूल में उसका मान पूछे तो इसलिए आपको ये याद रखना है, इसलिए इतनी परेशानी, ठीक है, और कोई नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, और अब आगे थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं और समझते हैं कि यहां पर कौन कौन से मान जो है वो आपके दिए हैं। तो अब थोड़ा सा बैटरी और सेल की बात कर लेते हैं, और बैटरी सेल से प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, तो बैटरी सेल का कंसेप्ट और समझ लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। बैटरी सेल का कंसेप्ट और समझ लें, उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और आपको फिर समझाएंगे कि आखिर बैटरी सेल क्या है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक पॉइंट यहां पर चलते हैं। अब आगे यहां क्या है, यहां पर एक लाइन लिख लो, यहां पर लाइन लिख जाएगी, घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण किस क्रम पर जो है वो जोड़े जाते हैं। तो याद रखना, कभी भी समांतर क्रम, कभी भी श्रेणी क्रम पर नहीं जोड़े जाते। समस्त उपकरण, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे कोई भी बल्ब हो, सारे के सारे समांतर क्रम पर जोड़े जाते हैं। अब समांतर क्रम पर क्यों जोड़े जाते, तो समांतर क्रम पर इसलिए जोड़े जाएंगे सर, ये यहां पर जो आप लिख रहे हो उसका मतलब ये है कि समांतर क्रम पर इसलिए जोड़े जाएंगे। यहां पर एक हम सर्किट का साइन बना लें, अगर ये मान लो ये वायर गई है, इसी पर हमने इस प्रकार का बल्ब जोड़ दिया, इसी पर हमने जो है वो आपका क्या कर दिया, ये पंखा जोड़ दिया, इस प्रकार का जो है वो पंखा हमने जोड़ दिया है, ये पंखा जोड़ दिया इसी पर हमने कोई आपका हीटर जोड़ दिया है, यानी कि कोई भी हीटर जोड़ दिया है। तो सभी के सभी, कोई फ्रिज हमने आगे जोड़ दी है, यानी कि उसी लाइन पर फ्रिज जोड़ दी है। तो ये सारे के सारे परिपथ श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान, ये हमेशा किस क्रम में जोड़े जाएंगे, समांतर, यानी कि यहां से इस प्रकार का क्रम रहेगा, सारा का सारा इस प्रकार का क्रम रहेगा, यानी कि आपके सारे के सारे समांतर क्रम में रहेंगे। मेन लाइन सप्लाई यहां से होगी 220 वोल्ट की, ये सप्लाई 220 वोल्ट इसको मिलेगा, 220 वोल्ट इसको, 220 वोल्ट इसको, 220 वोल्ट इसको, सभी को समान विभव प्राप्त होगा। यानी कि यहां पर आप बल्ब जोड़ रहे हो तो आप बल्ब जोड़ लो, यहां पर आप पंखा जोड़ रहे हो तो पंखा जोड़ लो, यहां पर फ्रिज जोड़ रहे हो तो फ्रिज जोड़ लो, यहां पर हीटर जोड़ रहे हो तो हीटर जोड़ लो। यानी सारे उपकरण किस क्रम पर जोड़े जाएंगे, तो समांतर क्रम पर, श्रेणी क्रम पर आपके परिपथ में कोई भी उपकरण जोड़े नहीं जाते, ठीक है ना, क्योंकि विभव का मान फिर घट जाएगा, धारा तो समान रहेगी लेकिन विभव का मान घट जाएगा। तो विभव का मान सेम हो, धारा का मान घटता रहे, इसलिए श्रेणी क्रम की जगह पर समांतर क्रम में सारे परिपथ जोड़े जाते हैं। अब अगला पॉइंट लेते हैं और यहां पर थोड़ा सा सेल समझते हैं कि आखिर सेल क्या है। तो सेल के बारे में और समझ लेते हैं और फिर उसके बाद लगभग जो है वो काम कंप्लीट है। देखो, विद्युत सेल, समझते हैं कि विद्युत सेल है क्या, या विद्युत सेल कहते किसे हैं। देखना,
विद्युत सेल कहते किसे? ये मान लिया एक कोई आपका बर्तन है, बीकर मान लो, आप कुछ भी मान लो, ये आपका एक बर्तन हो गया जिसको आप कह सकते हो। तो पहले एक दो लाइन अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि आखिर सेल है क्या, या विद्युत सेल होता क्या है, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, और कितने प्रकार के सेल हैं, और किस किस प्रकार के प्रश्न जो है वो इस सेल में बनते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब अपन यहाँ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या रखते हैं, तो सबसे पहले अपन याद रख लेते हैं कि एक प्रकार का आपका क्या होगा, एक बीकर होगा, इसमें दो छड़ें रखी जाएंगी, इसमें दो छड़ें रखी जाएंगी इस प्रकार से, इसमें जो है वो दो छड़ें रखी जाएंगी, ये लगभग समान ही छड़ें होंगी, ये दो छड़ें रखी जाएंगी। एक छड़ों पर जो चार्ज रहेगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी एक छड़ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा दोनों तरफ, यानी कि पूरी की पूरी ये जो है वो धनावेशित रहेगी। जबकि दूसरी जो प्लेट है, दूसरी जो छड़ है, उस छड़ पर पूर्णतः निगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहां पर दूसरी तरफ पूरा निगेटिव चार्ज बना लेते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज से क्या रहेगी, आवेशित रहेगी। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि कोई भी विद्युत सेल बनाएंगे तो उस विद्युत सेल में सबसे पहला यही रहेगा कि आपके विद्युत सेल में एक तो आपका कोई बीकर रहेगा या बर्तन मान सकते हो, उस बर्तन में धातु की दो छड़ें रहेंगी। इन धातु की दो छड़ों को हम क्या कहते हैं, तो इन धातु की दो छड़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन धातु की दो छड़ों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। यानी कि ये धातु की छड़ जो है वो क्या कहलाती है, तो धातु की छड़ जो है वो आपकी इलेक्ट्रोड कहलाती है। ये यहाँ नाम लिखा जी डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहाँ लिख लेंगे कि विद्युत सेल पढ़ने का, ठीक है ना। तो धातु की दो छड़ें रहेंगी इसमें, एक छड़ पर धनायन रहेगा, एक छड़ पर आपका ऋणायन रहेगा। तो जिस छड़ पर धनायन हो और जिस छड़ पर ऋणायन हो उसको क्या कहते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जिस छड़ पर धनायन रहेगा, यानी कि जो छड़ आपकी धनावेशित है, जिस छड़ पर आपका धनायन रहेगा, तो इस पर रहेगा तो धनायन, ध्यान रखना, इस पर रहेगा तो धनायन। धनायन को बोलते हैं अपन कैटायन, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कैटायन बोलते हैं धनायन को। लेकिन जब इस पर पूर्ण रूप से धनावेशित ये छड़ रहेगी, धनायन रहेगा, यानी कि पूर्ण रूप से धनावेशित ये छड़ रहेगी, लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, तो याद रखना है कि जिस छड़ पर धनायन रहेगा वो कहलाएगी एनोड। ध्यान रखना, थोड़ा अलग विचित्र रहेगा एनोड। लेकिन जिस छड़ पर ऋणावेश रहेगा, यानी कि जो छड़ ऋणावेशित रहेगी, उस छड़ को नाम हम देंगे कैथोड। ये विचित्र है क्योंकि इंग्लिश अगर आप इसकी देखोगे तो इंग्लिश होती है कैटायन और इसकी इंग्लिश होती है ऋणावेश की एनायन। तो आप कहोगे इसको एनोड होना चाहिए, इसको कैथोड, और जस्ट उल्टा होता है, ये होता है कैथोड और ये होता है एनोड। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एनोड पर कौन सा चार्ज रहता है तो धनावेश, कैथोड पर कौन सा चार्ज रहता है तो ऋणावेश। ठीक है। अब अगर बात करें तो आगे चलते हैं, इसके अंदर जो आपकी छड़ें जिस विलयन में रखी गई हैं, मान लिया कि यहां पर कोई विलयन भरा हुआ है और ये विलयन जो है वो इस प्रकार का इसके अंदर भरा हुआ है, किसी ना किसी विलयन में जो है वो आपकी ये छड़ें रखी जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि विलयन ना हो, कोई ना कोई विलयन रखा जाएगा। तो इस विलयन को क्या कहते हैं, जिस भी विलयन में आपकी ये छड़ रखी जाएंगी उसको कहा जाएगा विद्युत अपघट्य, उसको कहेंगे विद्युत अपघट्य। यानी कि जिस भी बर्तन में, जिस भी लिक्विड में ये छड़ें रखी जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। इस प्रकार की सेल की स्ट्रक्चर होती है, लगभग समस्त सेलों की स्ट्रक्चर यही होती है, जिसमें आपका विद्युत अपघट्य रहेगा, आपका एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा, कैथोड पर हमेशा ऋणावेश रहेगा, एनोड पर हमेशा धनायन रहेगा, धनावेश रहेगा। अब कहें कि इसमें धारा कैसे प्रभावित होगी, तो जैसे ही हम इन दोनों तारों को, ध्यान रखना, इन दोनों को अगर हम किसी तार से जोड़ देंगे, यहां से इसको, यहां से इसको, एक हमने तार से जोड़ दिया है, यानी कि इसमें हमने विद्युत धारा को क्या किया है, प्रवाहित किया है।
जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो ऋण आवेश है, ये जो ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां की ओर गमन करने लगेगा, पॉजिटिव छड़ की ओर, यानी कि धनावेशित छड़ की ओर क्या करने लगता है, गमन करने लगता है। जैसे ही हम दोनों छड़ों को, जो कैथोड और एनोड छड़ दी गई हैं, उन दोनों छड़ों को अगर हम किसी विद्युत तार से जोड़ देते हैं या उनको एक तार से क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं और विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं, तो जैसे ही हम उनको एक दूसरे से जोड़ देंगे, तो जैसे ही एक दूसरे को जोड़ेंगे तो ये जो आपका ऋणावेशित रहेगा, इसकी इस प्लेट पर जो ऋणावेशित चार्ज है वो कहां की ओर गमन करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि जहां पर आपका एनोड है। यानी कि अगर कोई कहे कि हम दोनों कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में एक तार से जोड़ देते हैं, तो एक तार से जोड़ने पर यह सर्किट पूरा हो गया है, अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह चालू होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे चालू होता है, जो आपकी ऋणावेशित प्लेट है, जिस पर ऋणावेशित है, जिसको हम कैथोड कह रहे हैं, उस पर से इलेक्ट्रॉन कहां की ओर गमन करने लगते हैं, धनावेशित प्लेट की ओर गमन करने लगते हैं, धनावेशित छड़ की ओर गमन करने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गमन करेंगे तो निश्चित सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज भी तो इसकी विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आपका कहां से कहां की ओर जाएगा, धन प्लेट से कहां की ओर गमन करेगा, ऋण प्लेट की ओर। यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा, धन से ऋण प्लेट की ओर। तो फिर विद्युत धारा की दिशा भी क्या होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो कहोगे विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो एनोड से कैथोड की ओर होती है। अगर पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा की दिशा कहां से कहां होती है, तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो एनोड से कैथोड की तरफ होती है। यानी कि जो आपका विद्युत सेल में धारा का प्रवाह होगा वो कहां से कहां की ओर होगा, एनोड से हमेशा कहां की तरफ चलेगा, कैथोड की तरफ चलेगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अब यहां पर एक लाइन और लिख लेते हैं। ये जो आपका विद्युत सेल है, इस विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थों की परस्परिक क्रिया होती है और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, ये विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो एक लाइन ऊपर लिख लेते हैं कि विद्युत सेल का काम क्या है, विद्युत सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को, शॉर्ट में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यही आपका आपके विद्युत सेल का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे, वो विद्युत ऊर्जा में क्या कर दे, बदल दे। तो रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, विद्युत सेल कहलाएगा। अब विद्युत सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक विद्युत सेल और एक द्वितीयक विद्युत सेल। प्राथमिक विद्युत सेल में 4 उदाहरण आते हैं तो उनको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे द्वितीयक विद्युत सेल कि द्वितीयक विद्युत सेल के उदाहरण क्या है, द्वितीयक विद्युत सेल में क्या होता है। यहां पर ये बात समझ गए होंगे, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, धारा कहां से कहां की ओर गमन करेगी, और जब एक तार जोड़ेंगे तो एनोड से कैथोड की तरफ धारा का गमन होगा और इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां की ओर आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे। इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। हाँ, जो आपके रासायनिक पदार्थ हैं, जब ये आपकी लिक्विड भरा है, विद्युत अपघट्य भरा है, कोई ना कोई हो सकता सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हो या हो सकता कोई अन्य पदार्थ भरा हो, तो ये जब आपके पदार्थ जब भरे हुए हैं, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गमन करेंगे तो ये लिक्विड है, लिक्विड है, उसमें धातु की छड़ें डली हुई हैं। धातु की एक छड़ से जो आवेश है वो दूसरे छड़ पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एक छड़ से आवेश दूसरे छड़ पर ट्रांसफर होता है। तो यहां पर देखा हो आपने कि अगर हमें मान लो यहां पर लोहा है, देखना ये लोहा है, थोड़ी देर के लिए समझना कैसे इससे ये काम करता है। ये तावा है, अब हमें लोहे की धातु पर तावे की परत चढ़ानी है, लोहे की धातु पर तावे की परत चढ़ानी है, तो हम लोहे की छड़ को बना लेंगे एनोड और तावे की छड़ को बना लेंगे कैथोड। क्यों? क्योंकि ऋणावेश जाएगा इसके ऊपर, यानी कि ये जो तावे की प्लेट है ये घूरना प्रारंभ होगी और इसके जो इलेक्ट्रॉन है घूरना प्रारंभ होगी इस अपघट्य में। और जब ये घुरेंगे तो ये कहां की ओर भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ऊपर। तो ये पूरी प्लेट को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। ये तब तक जाते रहेंगे जब तक ये पूरे पॉजिटिव चार्ज को क्या ना कर ले, कवर ना कर ले। इस प्रक्रिया में रासायनिक प्रोसेस ही तो हुई,
तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। लेकिन इसी को अगर हम दो तारों से जोड़ दें और यहां पर एक बल्ब जला दें तो आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, इसके विपरीत दूसरा सिरा हम दे देंगे जिससे प्लस चार्ज जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपकी विद्युत धारा। बात समझ पाए? तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई है, विद्युत ऊर्जा में बदल गई है। देखते होगे कि अपन जैसे शुष्क सेल देखा होगा, बैटरी वाला शुष्क सेल बैटरी वाला देखा होगा, उस बैटरी वाले सेल में तो केवल यही रहता है, इसके अंदर केवल एक ही छड़ डली रहती है कार्बन की। जब हम इसको एक तार यहां जोड़ दें और एक तार यहां जोड़ दें और बल्ब जला दें तो यहां भी बल्ब जल जाता है इस छोटे से सेल से। कैसे? वो भी आपकी रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो अंदर के अंदर प्रोसेस होती है, जब तक वो अंदर की पूरी छड़ गल ना जाए, पूरी छड़ नष्ट ना हो जाए, तब तक जो है ये प्रोसेस जो है वो आपकी क्या है, चलती रहती है। तो रासायनिक ऊर्जा ही तो है। केमिकल क्या है, रासायनिक है, केमिकल रिएक्शन है, और वो किस में बदल रही है, किसी लाइट में या प्रकाश में, तो वो आपकी क्या बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के दो रूप हैं, एक तो ऊष्मा प्रदान करती है और दूसरा आपकी प्रकाश भी उत्पन्न करती है। चलिए अब ठीक है, अब चलें आगे। चलिए अब आगे चलते हैं और यहां पर फिर समझते हैं कि अब आखिर है क्या। अब यहां पर प्राथमिक सेल देखते हैं, तो प्राथमिक सेल दो प्रकार के हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये प्राथमिक सेल है और इसकी तरफ जो रहेगा वो एक होगा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है, तो पहले अंतर ही समझ लेते हैं। हाँ क्या हुआ बताओ। हाँ 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 चढ़ जाएगी, अगर चढ़ाना चाहो तो चढ़ जाएगी। एक प्लेट को मान लो एनोड और जिसकी परत चढ़ानी है उसको मान लो कैथोड, और दोनों को इसमें रख दो, कुछ समय बाद इसकी जो परत है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, अपने आप चढ़ जाएगी, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो रहेगी, ठीक है ना। प्रोसेस किसी भी धातु की किसी के ऊपर भी परत चढ़ानी हो, जिसकी परत चढ़ानी हो उसको मानो कैथोड और जिस पर चढ़ानी हो उसको मानो एनोड। और आप इसको इलेक्ट्रोड में डाल दो, मतलब एक बिलियन में डाल दो विद्युत अपघट्ट में, इसकी परत उस पर चढ़ाना प्रारंभ हो जाएगी। कोई भी किसी के ऊपर ही परत चढ़ाओ, ठीक है। किसी मनुष्य के ऊपर भी अगर परत चढ़ानी हो तो उसको एनोड बना दो, और जिसकी परत चढ़ानी हो उसको कैथोड बना दो, तो उसके ऊपर उसकी परत चढ़ जाएगी। ये तय है, ठीक है ना, निश्चिंत रहो आप, ठीक है ना। और बताओ, और कोई डाउट? आपसे वो चढ़ाने के लिए थोड़ी कहेगा कि भैया इसकी परत चढ़ जाएगी कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलें सर। प्राथमिक और द्वितीयक सेल का मतलब समझे। प्राथमिक सेल क्या है? प्राथमिक सेल का मतलब है वो सेल जिनसे अपन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। देखना, रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। यानी कि वो सेल भी आपका क्या कहलाएगा, प्राथमिक सेल। और इसमें भी तो हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, इसमें भी तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। तो फिर सर अंतर क्या है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में? प्राथमिक सेल भी रासायनिक विद्युत ऊर्जा में, द्वितीयक सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अंतर सिर्फ यही है, अगर ये सेल तुम लाए हो मार्केट से शुष्क सेल जो आप बैटरी वाला सेल है उसको शुष्क सेल कहते हैं, ये रासायनिक प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल। इसको तुम अगर यूज करोगे, एक बार तुमने यूज कर लिया है तो दूसरी बार इसको तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा। अब इसके चार्ज नहीं कर सकते पुनः कि भैया चार्ज करके फिर से इसको उपयोग कर लें। यानी कि प्राथमिक सेल केवल एक बार ही उपभोग में लाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक सेल जो है बार बार उपभोग में लाए जाते हैं, बार बार उपयोग में लाए जाते हैं। आपका बैटरी और बैटरी के साथ लगा हुआ इन्वर्टर, ये कहो इन्वर्टर के साथ लगी हुई बैटरी किसका उदाहरण है, द्वितीयक सेल का। इन्वर्टर एसी लाइट को डीसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी के अंदर जो लिक्विड, जो इलेक्ट्रोड भरा हुआ है, दो छड़े हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा यानी कि एक प्रकार से उसको हीट कर देता, तो उसकी रासायनिक ऊर्जा बढ़ गई। लेकिन जब लाइट जाती है तो वही बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, इन्वर्टर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में। तो जो द्वितीयक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है बैटरी और इन्वर्टर। बात समझ पाई कि नहीं? क्या काम है केवल प्राथमिक द्वितीयक सेल में?
प्राथमिक सेल केवल एक बार उपयोग में होंगे, उसके बाद दोबारा हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, शुष्क सेल हुए। जबकि आप द्वितीयक सेल बार बार पुनः उपयोग कर सकते हो। सबसे बेहतर उदाहरण है इन्वर्टर के साथ लगी हुई बैटरी, किसका उदाहरण है? द्वितीयक सेल का। इसको आप देखते हो कि बराबर हम इसको क्या करते रहते हैं? चार्ज करते रहते हो, बराबर इसका क्या करते रहते हैं? उपयोग करते रहते हैं। तो याद रखना, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में केवल इतना ही आपका अंतर है। अब प्राथमिक सेल, हाँ पूछो। फ्यूज नहीं, फ्यूज नहीं होता प्राथमिक सेल। फ्यूज प्राथमिक सेल नहीं है, फ्यूज अलग एक उपकरण अभी पढ़ा रहे। फ्यूज तार तब लगाया जाता है, ये फ्यूज तार है। फ्यूज तार इसलिए लगाया जाता है सर, एक सोल्डर धातु का बना हुआ महीन तार रहता है, वो इसलिए लगाया जाता है यहां पर, जैसे यहां पर इस करंट बह रही है, ठीक है। अब यहां पर हमने यहां पर बीच में लगा दिया एक फ्यूज तार, क्या तो फिर क्या नहीं पता वो पूछो। हाँ हाँ, तो वो सेल कहां से हो गया? फ्यूज को अकेला ले करके क्या लाइट जला सकते हो? फिर कहां से सेल हो गया? सेल है ही नहीं फ्यूज, वही तो हम आपसे कह रहे, सीधा तो डिनाई कर रहे हैं कि फ्यूज जो है वो सेल नहीं है, वो तार है। वो केवल तार के रूप में यूज होता है कि कहीं पर अगर हम लगा दें, अगर लाइट उच्च हो रही है तो इसीलिए लगाया जाता है कि ये जल जाए, तो बीच से परिपथ ब्रेक हो जाए और हमारा जो उपकरण है वो जलने से बच जाए। हम इन्वर्टर में छोटा फ्यूज लगाते, हम घरेलू उपकरणों में बड़ा बड़ा फ्यूज लगाते। देखा हो आपने, यूं फ्यूज लगा देते। चीनी उसका रहता है, उसमें फ्यूज तार लगा रहता है, वो सोल्डर धातु का बना रहता है। सोल्डर धातु जैसे ही हीट होगी तो अन्य तावा कॉपर बाद में जलेगा, एल्युमिनियम बाद में जलेगा, सबसे पहले सोल्डर उड़ जाएगा। सोल्डर जो है वो एकदम कम ताप पर ही पिघल जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूज जो है वो सेल नहीं है, फ्यूज तार है। बात समझ गए? तो यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक सेल का तो मतलब ही नहीं हुआ कि फ्यूज जो है वो प्राथमिक सेल है कि द्वितीयक सेल है। पहले तो वो सेल ही नहीं, हमने उसको कहा ही नहीं कि वो सेल है, ठीक है। चलिए आगे चलना आप सर। देखो अब यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, एक मिनट। अब यहां पर पढ़ना है प्राथमिक और द्वितीयक सेल। चलिए, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर समझ लिया। अब प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण देख लें, अगर यहां से प्रश्न आया तो बता देंगे अपन। प्राथमिक सेल का उदाहरण पहला क्या है? साधारण सेल। साधारण सेल, या इसको ही क्या कहा जाता है? वोल्टीय सेल। इसको क्या कहा जाता है? वोल्टीय सेल। अब साधारण या वोल्टीय सेल का मतलब क्या, इसमें क्या युक्ति होती है, तो सीधे सीधे समझ लेते हैं। एक आपका पात्र होगा, इस पात्र में दो छड़ें डली रहेंगी इस प्रकार की, एक छड़ इस प्रकार की रहेगी, मतलब दोनों छड़ बराबर ही रहेंगी, नहीं तुम सोचो ये छोटी बड़ी कैसे हो गई, दोनों छड़ी रहेंगी। एक छड़ पर रहेगा पॉजिटिव, एक छड़ पर रहेगा नेगेटिव। इस छड़ में पॉजिटिव चार्ज को इसको कहेंगे एनोड और इसको कहेंगे कैथोड। तो फिर कहना अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, जब भी एनोड के रूप में, एनोड ये गलत लिखा है, एनोड, जब एनोड के रूप में हम यहां पर तावे का प्रयोग करें, तावा धातु कॉपर का प्रयोग करें, और कैथोड के रूप में जस्ता धातु यानी कि जिंक का प्रयोग करें, तो फिर यह सेल किसका उदाहरण बनता है? वोल्टेज सेल का उदाहरण बनता है। पेपर में सिर्फ यही पूछा जाता है, वोल्टेज सेल में कैथोड की छड़ किसकी बनी होती है? जस्ते की। वोल्टेज सेल में एनोड की छड़ किसकी बनी होती है? तावे की। और इसके अंदर जो लिक्विड विद्युत अपघट्य लेते हैं, विद्युत अपघट्य लिखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघट्य के रूप में लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। ये पूरी की पूरी युक्ति किसका काम करेगी? वोल्टेज सेल का क्या करेगी? काम करेगी। जब किसी एक बर्तन में दो कैथोड डाल लें, एक कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, एक कैथोड है एक एनोड है, एनोड की छड़ जो है वो आपकी तावे की बनी है, कैथोड की छड़ जो है वो जस्ते के रूप में प्रयोग है, तो आपका जस्ता जो है वो किस पर चढ़ना प्रारंभ करेगा? तावे के ऊपर।
धीरे धीरे जब तक पूरा जस्ता घुर नहीं आएगा तब तक ये ऊर्जा क्या देता रहेगा। लेकिन जैसे ही पूरा जस्ता खत्म हो जाएगा ये सेल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना बंद कर देगा। तो ये आपका वोल्टेज सेल है पहला। इसमें पेपर में क्या पूछा जाता वो भी बताया। कैथोड के रूप में कौन सी छड़ है? जस्ता, जिसको Zn कहते हैं, जिंक कहते हैं। एनोड के रूप में कौन सी छड़ है? तांबा। अगला लेते हैं और उसमें देख लेते हैं, बस केवल इतना ही याद रखना है तुम्हें और ज्यादा नहीं। दूसरा है लेक्लांसे सेल। क्या हुआ? एक मिनट क्या कह रही बहन जी? क्या हम समझ नहीं पा रहे क्या पूछ रहे? एक बार बोलो तेज। इसके किसके? ये प्राथमिक सेल के ही एग्जाम्पल हैं। हाँ, प्राथमिक सेल के ही यही एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है वोल्टेज सेल, प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है, जिसको हम साधारण सेल भी कहते हैं। अब प्राथमिक सेल का दूसरा एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहे हैं? लेक्लांसे सेल। प्राथमिक सेल का ही तीसरा एग्जाम्पल है, वो है आपका शुष्क सेल। ठीक है, तो ये प्राथमिक सेल के ही एग्जाम्पल है। तो इसके बाद आगे लेते हैं लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल की क्या विशेषता रहती है? लेक्लांसे सेल को भी देख लेते हैं। देखना, यहां पर लेक्लांसे सेल में इस प्रकार का पात्र रहेगा। इस पात्र में दो छड़ें रहेंगी, एक आपकी एनोड रहेगा, एक आपका क्या रहेगा? कैथोड रहेगा। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर आपका नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये कैथोड पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर अगर पूछा जाए कि आपका एनोड किस छड़ को बनाएंगे, तो यहां कार्बन की छड़ बनेगी एनोड, यानी कि कार्बन की छड़ बनेगी एनोड। और कैथोड किसको बनाएंगे? तो जस्ते की छड़ बनेगी यहां पर कैथोड, जस्ते की छड़ बनेगी यहां पर कैथोड। तो याद रखना, जस्ते की छड़ है, ये आपकी कार्बन की छड़ है। जब इसको हम एक तार से जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि अपने आप क्रिया करने लगे, ऐसे नहीं कि अपने, जब तक इनको एक तार से ना जोड़ा जाए, आपस में इनको दोनों को कनेक्ट ना किया जाए, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे ही कनेक्ट किया, ये कैथोड एनोड पर आना प्रारंभ होगा, धारा का प्रवाह यहां से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कैथोड की छड़ जस्ते की रहेगी, एनोड की छड़ किसकी रहेगी? यहां पर कार्बन की रहेगी, ये याद रखना है। इसके बाद एक और लेते हैं डेनियल सेल। अच्छा, इसमें विद्युत अपघट्य नहीं बताया हमने, बता देते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या रहेगा? तो विद्युत अपघट्य जो इसमें भरा रहेगा लिक्विड, वो रहेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, यानी कि विद्युत अपघट्य के रूप में क्या रहेगा? तो अमोनियम क्लोराइड रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं तीसरा डेनियल सेल। ये डेनियल सेल भी किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। डेनियल सेल भी किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल। इसमें क्या लेते हैं? हाँ सुन भाई, आपकी समस्या, एक मिनट रुक जाओ, पहले हम पूरा कंप्लीट करा लें, फिर आपके डाउट ले रहे हैं। एक बर्तन लेंगे, इस बर्तन में केवल एक ही छड़ लेंगे, इसमें दो छड़ नहीं लेंगे, इसमें केवल एक ही छड़ लेंगे। और ये जो छड़ है वो आपकी नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड का क्या करेगी? काम। यानी कि इसमें केवल एक ही छड़ लेंगे और ये छड़ किसका काम करेगी? कैथोड का। तो फिर एनोड का काम क्या करेगा? इसके अंदर लिक्विड भी हम अगर भरेंगे, तो जो लिक्विड भरेंगे वो कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे। यानी कि इसमें जो लिक्विड भरेंगे वो कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन जो रहेगा वो लिक्विड के रूप में रहेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिक्विड के रूप में रहेगा। फिर अगर कोई कह ले कि अगर हम इसकी बात करें कि आखिर इसमें तो एक ही छड़ है, तो फिर धारा का प्रवाह होगा कैसे? तो यहां से जन्म होता है शुष्क सेल का। वो कहते हैं कि हम यहां पर जो बर्तन लेंगे, उस बर्तन को ही हम तावे का लेंगे, यानी कि तावे का ही बर्तन प्रयोग किया जाएगा। तो तावे का जो बर्तन है वो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। और इसके बीच में पड़ी हुई छड़ जो कैथोड का काम करेगी। ये जो कैथोड है, ये कैथोड के बीच में छड़ किसकी रहेगी? जस्ते की छड़ रहेगी। तो ये आपका डेनियल सेल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्या कह रही बहन जी? बताओ, बताइए क्या कह रही है, जल्दी। क्या नहीं? कुछ तो कुछ नहीं। चलिए
तो ये आपका किसका उदाहरण रहेगा? डेनियल सेल का। अब इसमें एक ही छड़ रहेगी जिसमें कैथोड रहेगा जस्ते का, और जो बर्तन रहेगा वो आपका किसका रहेगा? तांबे का। और जो अंदर मटेरियल बना रहेगा वो किसका रहेगा? कॉपर सल्फेट का। लेकिन ये भी चूंकि लिक्विड रहता है कॉपर सल्फेट, तो हर जगह यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा यूज होता है शुष्क सेल, जो पेपर में आपका बहुत बार पूछा जाता है, शुष्क सेल। नाम ही है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का मतलब है ये जो है वो आपका एक प्रकार के, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो। इसकी युक्ति क्या रहेगी? तो इसमें पूर्णता इस प्रकार से बंद रहेगा ये। इसमें जो है वो आपकी एक छड़ रहेगी, रॉड। ये वही शुष्क सेल है जिसको अपन सेल के रूप में कहते हैं। लैक्लांसे सेल का संशोधित रूप इसको माना गया है। तो इसमें अंदर जो रहती है वो कार्बन की छड़, और कार्बन की छड़ किसके रूप में काम करती है? तो यहां याद रखना है कि कार्बन की छड़ जो है वो एनोड का कार्य करेगी। अब यहां पर जो कार्बन की छड़ है वो किसका काम करेगी? एनोड का। और ये किसकी छड़ रहेगी? कार्बन की छड़ रहेगी। कार्बन की छड़ रहेगी मध्य में, जो एनोड का काम करेगी। तो फिर सर कैथोड का काम कौन करेगा? कैथोड का काम करेगा ये जो बर्तन है वो जस्ते का बर्तन लेंगे, जस्ते का बर्तन। ये जस्ते का बर्तन किसका काम करेगा? ये जस्ते का बर्तन जो है वो कैथोड का क्या करेगा? काम करेगा। अब हम इसी बर्तन को जस्ते का ले लेंगे, तो ये किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। और जो कार्बन की छड़ है वो किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। हाँ, क्या वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि यहां पर जो आपका कार्बन की छड़ है वो आपकी, यहां पर याद रखना है आपको कि जो शुष्क सेल रहेगा इसमें कार्बन की जो छड़ है वो आपकी कैथोड का काम नहीं करेगी, एनोड का काम करेगी। और एनोड है तो यहां हम पॉजिटिव चार्ज कर दे रहे हैं, ये हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगर एनोड है तो हम यहां पॉजिटिव चार्ज कर दे रहे हैं, वो हमने ध्यान नहीं दिया। बाकी वही हम कहे, लिखा तो सही है, बोल भी सही रहे हैं, बस ये पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव कर दिया था। नहीं, हम कब कह रहे हैं, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। हमने क्या है कि चूंकि लिखने में थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभार कि क्या लिखा है, लेकिन बोल जो रहे हैं वो शायद सही बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोला होगा कि ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन की छड़ एनोड है, और एनोड क्या होता है आपका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बना दिया। तो जस्ते का बर्तन किसका काम करेगा? कैथोड, यानी कि ऋणावेश का काम कौन करेगा? ये। अब आपका जो इसमें भरा क्या रहेगा? तो इसमें लिक्विड नहीं रहता है, ध्यान रखना, इसमें अमोनियम क्लोराइड रहेगा, अमोनियम क्लोराइड। और ये अमोनियम क्लोराइड ध्यान करो लैक्लांसे सेल में भी भरा था, और उसमें भी छड़, कार्बन की जो छड़ थी वो एनोड थी, और जस्ता जो है वो कैथोड का काम कर रहा था। इसलिए कहा जाता है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए, लैक्लांसे का संशोधित सेल किसे कहा गया है? शुष्क सेल को। लैक्लांसे का संशोधित रूप। चूंकि लैक्लांसे को ले जाना संभव नहीं था, कैरी करना आसान नहीं था, लिक्विड फॉर्म में था, तो हमने केवल चेंज किया है कि एक ही छड़ ली, जस्ते का बर्तन ले लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, लेकिन यहां पर अमोनियम क्लोराइड लिक्विड नहीं लेंगे, ये लेई के रूप में लेंगे। लेई यानी कि गाढ़े रूप में लेंगे, लेई लिखा है, लेई के रूप में। लेई जानते हो, गाढ़ा पदार्थ लेंगे। तो गाढ़ा पदार्थ रहेगा तो वो बहेगा नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो यहां याद रखोगे, ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो आपके बताए गए हैं। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब सर रुक जाते हैं क्योंकि होगा नहीं कंप्लीट। हाँ पूछ लो। हाँ, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu2SO4, अमोनियम क्लोराइड वही NH4Cl। ठीक है, यहीं रुक जाते हैं क्योंकि होगा नहीं, कल ही